यूएस की एप्पल वेबसाइट से फोन खरीदने से लेके फॉरेन यूनिवर्सिटीज की फी इंडिया में घर बैठे बैठे पे करना, ये सब कुछ आज पॉसिबल है। क्यों? चलिए देखते हैं। हाय गाइस, आज हम लोग करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सो होती क्या है ये करेंसी कन्वर्टिबिलिटी? आज हम यूएस की वेबसाइट पे जाके आईफोन की पेमेंट डॉलर्स में कर सकते हैं एक इंडियन क्रेडिट कार्ड से। या सपोज मुझे ऑस्ट्रेलिया घूमने जाना है तो मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स लगेंगे, वो भी मैं घर पे बैठे बैठे थॉमस कुक जैसी वेबसाइट्स पे जाके खरीद सकता हूं। दैट मीन्स इंडियन रूपी को हम लोग आसानी से किसी भी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। अब करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक है करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड दूसरा है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो चलिए पहले करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की बात करते हैं। अब किसी भी देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टडी करेंगे तो उसमें करंट अकाउंट के नीचे 3 हेड्स होते हैं। पहला हेड ट्रेड, जी हां, मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज हम बिना कोई प्रॉब्लम के किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो जब आप अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, क्लब फैक्ट्री या किसी भी फॉरेन ऐप से कोई भी चीज ऑर्डर करते हो तो आप एक इंपोर्ट ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो। दिस मीन्स हमारा रूपी इस मामले में फुल्ली कन्वर्टेबल है। अब सेकेंड हेड है डायरेक्ट ट्रांसफर्स, इसको हम रेमिटेंसेस भी कहते हैं। जो लोग दूसरे देशों में काम करते हैं वो लोग वहां के पैसे इंडिया में इजीली भेज सकते हैं। सिमिलरली हमारे यहां से भी वहां पर पैसे इजीली भेजे जा सकते हैं। इट मींस हमारा रूपी इस मामले में भी फुल्ली कन्वर्टेबल है। एंड तीसरा और आखिरी हेड है नेट इनकम। इसका मतलब हम इंडियंस के कुछ लोगों का फॉरेन में कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट होता है तो उनसे उन्हें जो पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड्स और प्रॉफिट्स, वो इंडिया में इजीली लाया जा सकता है। सिमिलरली फॉरेनर्स का भी इंडिया में ऐसा ही कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट हो सकता है तो वो लोग भी उनका पैसा उनके देश में लेके जा सकते हैं। दिस मीन्स हमारा रूपी इस मामले में भी फुल्ली कन्वर्टेबल है। सो ओवरऑल हमारा रूपी करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है। आप बेझिझक किसी भी कंट्री में कुछ भी खरीद सकते हो या बेच सकते हो। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की। इसके अंदर आते हैं 3 हेड्स। पहला है लोन्स एंड बोरोइंग्स। हमारी जो इंडियन कंपनीज है या गवर्नमेंट है वो फॉरेन से लोन ले सकती है या दूसरों को लोन दे भी सकती है। ये सारे ट्रांजैक्शंस इस हेड के अंदर आते हैं। दूसरा हेड है इन्वेस्टमेंट्स। इसके अंदर FIIs या FDIs आते हैं। फॉरेन कंपनीज सच एज मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, होंडा, Hyundai एटसेट्रा जब उनका बिजनेस इंडिया में सेट करते हैं इसे FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सिमिलरली फॉरेनर्स इंडिया के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो जब वो इंडियन कैपिटल मार्केट्स में शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं उसे FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। सिमिलरली हमारे इंडियंस भी फॉरेनर्स के लिए FDIs एंड FIIs है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज सच एज इन्फोसिस, एयरटेल, रिलायंस एटसेट्रा आर ऑल FDIs इन फॉरेन कंट्रीज। और तीसरा हेड है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये इंडिया के RBI के रिजर्व्स में कितना फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है वो बताता है। जी हाँ, RBI को भी बहुत सारी फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ US डॉलर्स, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एटसेट्रा अपने पास रखनी पड़ती है। क्यों? इसका जवाब मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के वीडियो में दूंगा। सो गाइज, ये है वो 3 हेड्स। नाउ इंडियन रूपी जो इन 3 हेड्स पर फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। कैसे? लेट्स सी। फॉरेनर्स इंडिया में जरूर अपने बिजनेस ला सकते हैं पर 100% नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने FDI के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फॉरेन कंपनी हेल्थ केयर फील्ड में अपना बिजनेस खोलना चाहती है इंडिया में, देन वो मैक्स टू मैक्स 74% ही इन्वेस्ट कर सकती है। बाकी 26% के लिए उन्हें कोई इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा।
आपने HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का तो नाम सुना ही होगा। इसमें से HDFC एक इंडियन कंपनी है और स्टैंडर्ड लाइफ एक यूके बेस्ड कंपनी है। सो स्टैंडर्ड लाइफ को इंश्योरेंस बिजनेस में इंडिया में आना था, तो इंडिया में FDI का इंश्योरेंस के लिए मैक्सिमम लिमिट 49% है। दैट मीन्स HDFC स्टैंडर्ड लाइफ का जो मर्जर है उसमें स्टैंडर्ड लाइफ का हिस्सा 49% है, बाकी 51% HDFC का होगा। दिस मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने लिमिट्स रखे हैं। ऑफ कोर्स काफी सारे ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां पर 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है एंड कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो। और एक एग्जांपल याद आया स्टार बाजार का, जो है मल्टी ब्रांड रिटेल। अब इस सेक्टर में इंडिया ने 51% लिमिट अलाउड रखा है। सो स्टार बाजार जो टेस्को PLC यूके एंड टाटा ट्रेंट जो टाटा को बिलोंग करता है, इनका 50-50% वेंचर है। सिमिलरली FIIs भी जितना मर्जी चाहे इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी लिमिट्स है। कोई भी FII करंटली मैक्सिमम किसी भी कंपनी के कैपिटल का मैक्स 24% ही इन्वेस्ट कर सकता है। ऑफ कोर्स इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो आप नीचे दी गई लिंक पर देख सकते हो। सो गाइस, ओवरऑल वी कैन से दैट इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के मामले में पूरी तरह कन्वर्टेबल नहीं है। हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रखे हुए हैं। अभी आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? वेल, इसके फायदे तो है लेकिन डेंजर्स भी है। हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसका पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। इसके डेंजर्स हमने 1997 के साउथ ईस्ट एशियन टाइगर क्राइसिस में देख लिए थे। ऑफ कोर्स इंडिया इस क्राइसिस का हिस्सा नहीं था और इसी वजह से IMF ने हमारी काफी सारी तारीफ भी की थी एंड बिकॉज ऑफ दिस हम लोग एक कॉशियस अप्रोच रख रहे हैं टुवर्ड्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, कोई भी देश अचानक से अपनी करेंसी को फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं कर सकता। हमारे देश में तारापुर वाला कमेटी जो 1990s में फॉर्म की गई थी, इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे जिसे फुलफिल करने के बाद ही हम लोग फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकते हैं। वो रिकमेंडेशंस कुछ ऐसे थे। द फर्स्ट वन, इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 2% ऑफ GDP होना चाहिए। अब फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या? गवर्नमेंट जब अपना बजट बनाती है तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर का मैक्स डिफरेंस 2% ऑफ GDP होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एज यू कैन सी, हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 4% के नीचे होना चाहिए। एंड देन लास्ट कंडीशन हमारे NPAs एंड इंटरेस्ट रेट के बारे में है। वेल, आप ये कंडीशंस देख पा रहे हो एंड इसमें से हमने अभी तक सारे कंडीशंस अचीव नहीं किए हैं एंड इसी वजह से हम लोग अभी तक फुल्ली कन्वर्टेबल बनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम जल्दबाजी करें तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला, अगर फुल कन्वर्टेबिलिटी आती है तो एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल USD INR, जहां पर एक USD फिलहाल 74 रुपीस का है, वो कुछ भी हो सकता है एंड हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर एक USD आपको 100 रुपए में पड़े, इससे US से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी। दैट मीन्स एक्सचेंज रेट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड फॉर एनी करेंसी। सेकेंड डिसएडवांटेज, हमारी कंट्री एक इमर्जिंग मार्केट है जिसकी वजह से हम ऑलरेडी एक प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। अगर हम लोग फुल कन्वर्टिबिलिटी लाते हैं तो हमारा मार्केट और भी प्रेफरेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे देश बहुत सारा पैसा सडनली हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। इसे हॉट मनी कहते हैं। जितनी तेजी से ये पैसा आएगा उतनी ही तेजी से हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे मार्केट्स बढ़ेंगे। बट जब तक ये पैसा है तब तक सब कुछ ठीक है, बट जब ये पैसा सडनली कोई निकाल लेता है तो हमारी इकोनॉमी शॉक में चली जा सकती है, हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये सबक हमको 1997 के साउथ ईस्ट एशियन क्राइसिस से पूरी दुनिया को मिला था। तीसरा डिसएडवांटेज, अगर कन्वर्टेबिलिटी आ भी गई और हमने इसे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, सो इंडियन रूपी डेप्रिशिएट मतलब गिर भी सकता है, विच इज डेंजरस फॉर द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वेल, इसका मतलब इसके ऊपर स्लोली जाने में ही समझदारी है।
इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट हर साल कोई ना कोई नई अनाउंसमेंट करके धीरे धीरे फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की तरफ बढ़ रही है. So तब तक if anyone asks you what is the convertibility status of the rupee, now you know the answer. That Indian rupee is fully convertible on the current account but partially convertible on the capital account. Well guys, I hope ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा. अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स रखिए. एंड until then, do not forget to like, share and subscribe. See you.